अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। जो भी विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी कक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी हमारी हिंदी साहित्य की, हिंदी गद्य की विविध विधाओं पे यानी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, अध्यायवार प्रश्न पत्र अभी हमने ख़त्म किया है। अब हमारा चल रहा है इस समय व्याकरण खंड। तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण पर इसके नाम से ये कक्षाएं चल रही हैं। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक साथ सभी को देख सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सी महत्वपूर्ण कक्षाएं आपको टीजीटी, पीजीटी या हिंदी विषय से लेकर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बिना रुकावट के तैयार मिलेंगी आपको। आप एक साथ उन्हें अध्ययन कर सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो प्लीज़ पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं और आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो इसमें उत्तर होगा सी, अर्थात 11 स्वर और 35 व्यंजन। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर, 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया, जिसमें 2 ड़, ढ आगत ध्वनियाँ भी शामिल हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 आगत व्यंजन, 2 अयोगवाह और 4 संयुक्त व्यंजन यानी कि 52 वर्ण कुल हैं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है 11 मानी जाती है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। वो इस प्रकार है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, री को ये तरह लिख दिया है, मिस प्रिंटिंग होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 343 में कहा गया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 345, 346 और 347 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। अनुच्छेद 343 2 में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की कालावधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों को देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग अनुबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लेखित हो। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया है भारतीय संविधान ने। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन हुआ है। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 द्वारा संसदीय समिति का गठन किया गया। वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात संविधान लागू होने के तथा उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में शासकीय प्रयोजन की प्रमुख भाषा होगी। हिंदी को सितंबर 1949 को राजभाषा की मान्यता दी गई। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343(1) के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई है?
अनुच्छेद 344(1) के अंतर्गत राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई है। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? अभी देखिए प्रश्न था 343 के अंतर्गत, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 343। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली, तो 14 सितंबर 1949 होना चाहिए इसका उत्तर। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। उचित विकल्प के अभाव में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश है अनुच्छेद 351 में। हिंदी भाषा के विकास के लिए यह विशेष निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की समसामयिक सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके एवं उसका शब्द भंडार समृद्ध एवं संवर्धित हो। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। विशेष निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? अनुच्छेद 351 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। यह बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रत्येक प्रांतों के मुख्यमंत्रियों, विद्वानों तथा भाषा शास्त्रियों ने हिस्सा लिया था। नागरिक प्रचारणी सभा के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार परिषद की स्थापना की थी। संविधान में केवल हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तथा राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था? तो केवल 15 वर्षों के लिए। संविधान के प्रारंभ में केवल 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था। अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, जबकि अनुच्छेद 343(3) के अनुसार 15 वर्षों के पश्चात भी इसे विधि द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1947 में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर। नागरी लिपि में सुधार का प्रथम प्रयास महाराष्ट्र में हुआ और वहाँ के सावरकर बंधुओं ने सभी स्वरों के लिए अ में ही मात्रा लगाने का सुझाव दिया। दूसरा प्रयास वर्ष 1933 में प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी के सभापतित्व में नागरी लिपि के सुधार के लिए एक लघु समिति गठित की गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर बनाए गए। इस समिति के द्वारा प्रस्तुत 14 सुझावों को सम्मेलन ने स्वीकार किया। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? सुनीति कुमार चटर्जी ने। भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने रखा था। देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था?
तो काका कालेलकर ने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था। सावरकर बंधुओं और काका कालेलकर ने अ की 12 खड़ी को उपयोग में लाने का सुझाव दिया, किंतु ये स्वीकार नहीं किया जा सका। उनका सुझाव था कि अ में ही मात्राओं को जोड़कर लिखा जाए। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी पंजाब क्षेत्र की भाषा है। ये 2 शब्दों से बना है। 5 आबधन आबों। आबों से तात्पर्य नदियों से है। इस क्षेत्र में 5 नदियाँ रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब और झेलम है, इसलिए इसे पंजाब कहा गया। डोगरी आदि कुछ उपभाषाएं जम्मू क्षेत्र तक फैली हैं। माझी डोगरी, मालबाई, पोवाधी, राठी, भटियानी इसकी प्रमुख बोलियां हैं। डोगरी लिपि टाकरी है। डोगरी की लिपि टाकरी है। पंजाबी बोलने वाले मुख्य रूप से सिख हैं, इसलिए इसे सिक्खी भी कहते हैं। गुरु नानक एवं अन्य गुरुओं तथा संतों की वाणी का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में हुआ है, जो पंजाबी का प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथ है। नानक, वारिस शाह, मोहन सिंह, अमृता प्रीतम पंजाबी के प्रमुख साहित्यकार हैं। स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? तो स्वभाषा तारांकित प्रश्न है। स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने के कारण उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। एक मान्यता के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वदेशी, स्वधर्म, स्वराज एवं स्वभाषा पर बल दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया? ये 1960 में किया गया। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का गठन 1960 में नई दिल्ली में किया गया। इस संस्था के संस्थापक श्री हरिबाबू कंसल थे। इस संस्था से हिंदी परिचय नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा के नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु सुझाव इस परिषद द्वारा दिए जाते हैं। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए वर्ष 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? तो हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए 1947 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना हुई थी। हिंदी प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए 1947 में गठित संस्था रही बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना। इस परिषद की स्थापना बिहार विधानसभा द्वारा 1948 में स्वीकृत एक संकल्प के द्वारा की गई। इसने 1950 इससे कार्य करना आरंभ कर दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 में हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना 1936 में हुई। इस प्रश्न को आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न यानी कि अब हिंदी व्याकरण की विधाएं शुरू होंगी। मतलब मेरा अब व्याकरण खंड पूरी तरह से शुरू होने जा रहा है। अभी तक हम भाषाओं का विकास, लिपियों का विकास और विभिन्न लिपियाँ, बोलियाँ, हिंदी की विविध बोलियाँ और अनुच्छेद में इनके प्रावधान देख रहे थे, और अब आगे की कक्षा हमारी व्याकरण पर आधारित होगी। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते रहिए, और अपने सुझावों से, अपने प्रश्नों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।